Hello, good afternoon, everyone. Myself Vishnu Naman, Assistant Professor Law. सबसे पहले मैं शायद मैंने अपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया है. आई एम graduate from University of Allahabad. Then after I completed my bachelor's in law from Banaras University, and in the year 2018, and I completed my master in law from Banaras University itself. And in the same year I cleared UGC NET ना. Since then I am working as an assistant professor. ठीक है. I worked for 1 year in a law college. Then after that I am working as an assistant professor in university. Now coming to the topic, that is जो हम लोग कल पढ़े थे, हमारा आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 21 में क्या राइट टू डाई, जैसे हमने राइट आर्टिकल 21 पढ़ा, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. किसी भी व्यक्ति का, बेसिकली हम समझते हैं कि ये हमारा जीवन और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब जीवन जीने का अधिकार है. तो क्या जीवन जीने का अधिकार में जीवन को समाप्त करने का भी अधिकार इंक्लूडेड है या नहीं? वेदर राइट टू लाइफ इज इंक्लूडेड अंडर right to death is included under right to life, that is under article 21 of Indian Constitution ना. तो आज का टॉपिक हमारा है, इसी को हम लोग कहते हैं यूथनेसिया या मर्सी किलिंग ना, या हिंदी में इच्छा मृत्यु. यूथनेसिया या मर्सी डेथ या इच्छा मृत्यु. इच्छा मृत्यु मतलब ऐसी मृत्यु जो हमने स्वैच्छिक रूप से चुनी है, जिसको हम लोग सुसाइड भी कहते हैं. सुसाइड और यूथनेसिया में थोड़ा सा अंतर है, बहुत माइनर ना. तो अब हम लोग आते हैं यूथनेसिया को समझने के लिए. तो यूथनेसिया के समझने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, दैट वाज रिलेटेड टू द अटेम्प्ट टू सुसाइड वाज मेड पनिशेबल अंडर दिस केस ना, अंडर दिस सेक्शन. जो हमारा सुसाइड का अटेम्प्ट होता था उसको पनिशेबल किया गया था. कि हम जनरली तो हम जानते हैं कि सुसाइड ही एक ऐसा अपराध है जो अपराध होने के बाद एक्चुअली में पनिशमेंट नहीं होता ना. सुसाइड कर लिया, मर गया, अब मर जाने के बाद तो हम उसको दंडित कर नहीं सकते हैं. तो हमने क्या किया कि हमने जो मरने के बाद नहीं मर पाया, एक्सीडेंटली बच गया, तो जो व्यक्ति बच गया है हमने उसको पनिशमेंट दिया कि वो ऐसा अटेम्प्ट दोबारा न करे. और सोसाइटी में और लोग हैं जो जिनको एक कह सकते हैं कि एक मोटिवेशन समझ में आया कि आई शुड ऑल्सो नॉट टू do such kind of activities, otherwise I will also be punished. तो हमारा जो राइट टू 309 में जो हमारा अटेम्प्ट टू सुसाइड पनिशेबल था, एक्चुअल में इसके पीछे रीजन यही था ना कि अगर हम अटेम्प्ट टू सुसाइड को पनिशेबल नहीं करेंगे तो हर कोई सुसाइड करने लग जाएगा. और उससे प्रॉब्लम क्या होगी, उससे हमारा चूंकि जनरल पर्सन इज कंसिडर्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट. हम लोग क्या हैं, हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉपर्टी हैं, कहीं ना कहीं हम लोग एसेट हैं. किसके लिए? फॉर स्टेट, फॉर आवर फैमिली ना, फॉर आवर सराउंडिंग पीपल्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, दोज पीपल हु आर कनेक्टेड विथ अस, वी आर एसेट्स फॉर देम ना. तो वी कैन नॉट फिनिश आवर लाइफ बिकॉज कि आवर लाइफ इज नॉट ओनली आवर्स लाइफ. केवल आपका जीवन नहीं, आपके जीवन के साथ इतने लोग आपसे जुड़े हैं. यू कैन नॉट इमेजिन. आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी बहन, भाई, आपकी पत्नी, अगर आप मेल हैं, अगर आपके फीमेल हैं तो आपके पति. मतलब ढेर सारे रिलेशनशिप ऐसे हैं जो हमसे इतने इंटरकनेक्टेड हैं, इतने डिपेंडेंट हैं हम पे कि हम कह सकते हैं कि लाइफ ऑफ माई सेल्फ या मेरा जीवन मेरा ही नहीं है, मेरे लोगों का है. ये तो हमारा फिलोसफिकल और थोड़ा सा बात हो गई. अब हम लोग आते हैं अपने पर्टिकुलर टॉपिक पे और इसको हम केसेस से डील करना शुरू करेंगे. कुछ केसेस हमारे आईपीसी में आए हैं जिससे क्लियरिटी आई कि हमारा क्या जो राइट टू डाई है. अभी आप लोगों ने एक रिसेंट केस पढ़ा होगा ना कि एक लड़का अभी अपनी बेंगलोर में जॉब करता था और अपनी पत्नी के टॉर्चर से उसने सुसाइड कर लिया ना. तो ये उसके पीछे क्या मोटो है, सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ते हैं, क्या फिलॉसफी है अभी पढ़ते हैं. तो सबसे पहले अगर हमारा 309 को डिस्कस करने की बात आएगी तो जो सबसे पहला केस हमारा है
मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस हमने जो डील किया था, इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ये 1986 का केस है ना, 1986। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के पास मैटर आया कि हमारा जो 309 है आईपीसी का, जो बात करता है पनिशेबल होने की, कौन से ऑफेंस को, अटेम्प्ट टू सुसाइड, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंसीडर कर दिया जाना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा देना चाहिए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा कि यस, क्योंकि अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल इलनेस, आप लोग जानते ही होंगे कि मृत्यु कोई यूं ही नहीं चुनता है ना। जैसे हम अपनी जीवन तो सभी को प्यारा होता है, कोई नहीं चाहता है कि हम अपनी इच्छा से अपनी डेथ कर देना, मर जाएं। ये दुनिया ऐसे ही नहीं लोग छोड़ना चाहते हैं। देयर आर सम प्रॉब्लम्स, मे बी द प्रॉब्लम इज ऑफ साइकोलॉजिकल नेचर, या हम कह सकते हैं कि मानसिक समस्या है हमारी, या हमारी ऐसी सांसारिक समस्या है जिस समस्याओं से हम जूझने में अपने आप को नाकाम पा रहे हैं, या ऐसा हो रहा है कि हमसे नहीं झेला जा रहा है, हमसे नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है, हम नहीं कैपेबल हैं इस लेवल के कि ये सारी समस्याओं से हम लड़ पा रहे हैं। जब हम अपने आप को बहुत लाचार फील करते हैं तब हम सुसाइड का डिसीजन लेते हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने मारुति श्रीपति दुबल केस में कहा कि एक व्यक्ति जो ऑलरेडी इतना सफर कर रहा है, एक व्यक्ति जो ऑलरेडी इतना साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड है कि उसने मृत्यु को चुन लिया, और हमने क्या किया कि एक्सीडेंटली वो फेल हो गया अपने उस मोटो में, मरने के अटेम्प्ट में वो फेल हो गया, तो हमने क्या किया, हमने उसको दोबारा पकड़ के दोबारा पनिश कर दिया ना। तो punishing a person who is already struggling with his life, who is already suffocated with his life, he is not willing at all to live, तो ऐसे व्यक्ति को दंड देना कहीं ना कहीं हम इनह्यूमन हो गए हैं, अमानवीय एक्ट कर रहे हैं ना। हमने ऐसा करना शुरू कर दिया कि ये हमारा एक्शन क्या है कि जैसे ना जली पर नमक छिड़कना या मरे हुए को मारना। अ पर्सन हु इज ऑलरेडी डेड शुड नॉट बी किल्ड वंस अगेन ना, एक बार फिर से उसको मारने की क्या जरूरत है, वो तो मर ही गया है। तो जो व्यक्ति डेथ चूज करता है तो कहीं ना कहीं वो इंटरनली या साइकोलॉजिकली डेड ही होता है ना। तो इस केस में कहा कि हमारा जो 309 है आईपीसी का, ये इनह्यूमन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? क्योंकि हम अपने जीवन को समाप्त करने की आजादी रखते हैं। जीवन मेरा है, जीना हमको है, कैसे जीना है इट इज अप टू मी, और कब हमारे जीवन को खत्म करना है इट शुड ऑल्सो बी अप टू मी कि व्हेन आई वांट टू किल माई सेल्फ ना। ये कहा गया मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अभी तक तो हमने क्या कहा कि 309 ऑफ आईपीसी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब दूसरा केस हमारा जो आता है पी रथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 ना। ये भी केस एग्जैक्ट कॉपी हम कह सकते हैं मारुति श्रीपति दुबल केस का था ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैटर को हेल्ड किया है ना, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड जजमेंट एंड वी आर अपहेल्डिंग द जजमेंट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। हम लोग उस जजमेंट को क्या कर रहे हैं, वैलिड करार कर दे रहे हैं कि हाँ हमारा 309 इनह्यूमन है, मानवतावादी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति को मारने की, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, सजा देने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी सजा पा चुका है। सजा चाहे वो साइकोलॉजिकल नेचर का होगा या फिजिकल नेचर का होगा, किसी ने मौत चुना है तो यूं ही नहीं चुना है। मौत चुनने के पीछे उसका बहुत मेंटल ट्रॉमा रहा होगा, बहुत स्ट्रगल रहा होगा, यूं ही नहीं चुनता है जैसे सोचता होगा कि मर जाए या ना मरे, तमाम सारी चीजें। तो at least finally he decided to kill himself because he was not capable to bear these problems ना। तो इसमें भी पी रथीनाम में भी कहा कि हमारा जो राइट टू डाई है ये अलाउड होना चाहिए हमको। अगर हम सुसाइड करने में फेल हो जाते हैं तो हमको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट केस हमारे पास आता है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996। ये पहला मामला है जिसमें इस मामले को पी रथीनाम जजमेंट को उलट दिया गया ना। दो जजमेंट तो एक फेवर का आया, तीसरा जजमेंट आया ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें देयर वाज 5 जजेस बेंच एंड दीज जजेस क्या कर दिया इन्होंने, दे ओवर रूल्ड द डिसीजन ऑफ द पी रथीनाम।
और इन्होंने क्या कहा कि नो, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। ठीक, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड टू राइट टू डाई। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो जीवन देना ये सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, और दूसरा लॉ, मतलब जीवन लेना, लॉ जीवन ले सकता है और जीवन देना तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, तो जीवन लेना भी ईश्वर के ही हाथ में होना चाहिए। नो बडी शुड बी देयर टू टेक द लाइफ ऑफ अवर सेल्फ। और यदि दूसरा जो हम लोग जीवन ले रहे हैं वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत ले रहे हैं, ऐसे ही किसी का जीवन नहीं लिया जा सकता है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि आवर लाइफ इज नॉट द लाइफ ऑफ आवर सेल्फ ओनली। हमारे जो लोग हैं, हमारा जीवन सिर्फ हमारा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल्स कनेक्टेड टू अस। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे इतने कनेक्टेड हैं, इतने डिपेंडेंट हैं कि इवन अप टू सम टाइम या इन सम केसेस दे कैन आल्सो डाई विथ डेथ ऑफ देयर नियर वंस। जैसे उनके इतने प्रिय लोग जब का डेथ हो जाता है तो दे कैन आल्सो नॉट लिव नॉर्मल लाइफ। वो भी कुछ लोग जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कुछ लोग हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, तमाम सारी समस्याएं हैं। तो बेसिकली जो है दो रीजन था। पहला कि आर्टिकल 21 में हम राइट टू डाई को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट आवर राइट ओनली। और दूसरा क्योंकि ये जीवन देने का अधिकार सिर्फ ईश्वर का है, ह्यूमन बींग्स का नहीं, तो हम जीवन ले भी नहीं सकते। ठीक है, अब हमने ज्ञान कौर के केस में एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हमारा राइट टू लाइफ जो हमारा 309 ऑफ आईपीसी है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल ना, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, देयर इज नो प्रॉब्लम अंडर इन सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा अगला केस आता है अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। अरुणा रामचंद्र शानबाग के केस में क्या किया गया, पहले आपको फैक्ट बता देते हैं ना। तो अरुणा रामचंद्र शानबाग में ये जो अरुणा जी थी, सी वाज नर्स इन ए हॉस्पिटल एंड सी वाज रेप्ड बाय वार्ड बॉय ऑफ दैट हॉस्पिटल। एक अस्पताल में वो नर्स थी और उसी अस्पताल के एक वार्ड बॉय के द्वारा उनका रेप कर दिया गया। और रेप करने के बाद कई बार हमारा फिजिकल मेंटल ट्रॉमा ऐसा हो जाता है कि हम क्या हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। आप लोग सब लोग सुने होंगे कोमा क्या होता है। तो कोमा को स्पेसिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पीवीएस। पीवीएस का मतलब परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। इसको हम लोग शॉर्ट में पीवीएस बोल सकते हैं, या और सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि कोमा में चला गया। तो जो अरुणा जी थी, इस एक्सीडेंट के बाद सी वेंट इन द कोमा या पीवीएस स्टेट। अब वो पीवीएस स्टेट का मतलब अब वो किसी भी तरह से बोलने में सक्षम नहीं है, न तो वो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करने में सक्षम है, न तो वो बोल सकती है, न तो चल सकती है, न तो इधर उधर देख सकती है। सी वॉज स्टेयरिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ हर आइज ऑल द टाइम। हमेशा वो सामने देखा करती थी, और जो उसके नियर एंड डियर वंस आते थे उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था, बट सिर्फ वो उसकी आंख की पुतलियां जो है उनके नियर एंड डियर वन के साथ थोड़ा थोड़ा मूव करती थी। हाँ, और कभी कभी जैसे उसके फेवरेट डिशेज जब उसको खिलाए जाते थे तो सी वॉज जस्ट कह सकते हैं कि बहुत माइनर साइन देती थी, या कभी कभी वो भी नहीं आता था। तो मतलब इसको लंबे समय तक इनके घर वालों ने, अरुणा जी के जो रेप विक्टिम थी, इनके घर वालों ने इनको छोड़ दिया। और सपोज सोचिए कि हम कितने जो भी हम दावे करते हैं कि हमारे कौन अपने हैं कौन पराए, तो सारे लोगों ने उनको छोड़ दिया। एक इनकी जो कलीग थी, शी वाज आल्सो अ नर्स इन द हॉस्पिटल, उन्होंने इनका इलाज कराना जारी रखा और कंटिन्यूअस इलाज कराती रही। और इलाज के दौरान सी रिक्वेस्टेड बिफोर द कोर्ट कि अब चूंकि ये अरुणा जी हैं, इनका लाइफ का कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं का मतलब, अब डॉक्टरों ने ये कंप्लीटली कह लिया है कि सी कैन नॉट रिकवर अगेन, वो कभी भी वापस अपने उस पुराने स्टेट में नहीं आ सकती हैं, इसका कोई चांस ही नहीं, देयर इज 0% ऑफ रिटर्निंग हर बैक। तो इसका मतलब कि अब वो जीवन भर ऐसे ही रहेगी, एंड सी इज नॉट इवन हैविंग एनी
सेंसेशन, शी इज नॉट हैविंग इवन एनी, हो सकता है कि उसका मेंटल कुछ फीलिंग तो हो, जरूर ही कुछ फीलिंग होगा, बट वी आर नॉट एक्चुअली कैपेबल टू, हम लोग ये चीज समझने में संभव नहीं, हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है कि क्या एक्चुअल उसकी स्थिति थी अरुणा जी की ना। तो जो कोई साइन नहीं दे रहा, कोई सिम्टम नहीं दे रहा, केवल मेडिकल एड पे जिंदा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या मृत्यु चुन ली जानी चाहिए? अब सवाल ये है कि क्या ऐसा व्यक्ति तो चुन नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो अपने खाने के लिए तो इच्छा जाहिर नहीं कर सकता। हम उसको जहर दे रहे हैं तो भी नहीं वो मना कर सकता कि हमें मत दो, या कह सकता कि हमें दे दो ना। तो फिर सवाल ये उठता है कि कौन कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये डिसाइड करेगा कि ही शुड बी, उनको और भी जीवन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ही शुड बी किल्ड और ही शुड बी गिवन अ एक्सटेंशन ऑफ हिज लाइफ ना। तो ये सवाल उठा अरुणा रामचंद्र से जब इन्होंने कोर्ट में अपील किया कि सर आई शुड बी अलाउड टू, इनको जो अरुणा जी हैं इनकी लाइफ को अब समाप्त करने की हमको वो दी जाए, परमिशन दी जाए, क्योंकि सी इज सफरिंग। और क्योंकि कई बार होता है कि जो व्यक्ति कोमा में है, या वो हो सकता है बहुत ही ज्यादा फिजिकल पेन और मेंटल पेन से स्ट्रगल कर रहा हो, बहुत सारा ट्रॉमा झेल रहा हो, तो उन सारे ट्रॉमा को हम, जो उनके नियर एंड डियर वंस हैं, उनको ऐसा लगता है कि क्यों ना हम इस ट्रॉमा को खत्म कर दें। आप लोग अपने परिवारों में सुने होंगे, जब कभी कोई व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से परेशान हो जाता है, फिजिकली या मेंटली, दोनों ही कंडीशंस में, जो बहुत परेशान हो जाता है, तो वो रिक्वेस्ट करता है फैमिली मेंबर से कि प्लीज हमको अब किसी भी तरह से हमको मृत्यु दिला दो, हमको मुक्ति चाहिए इस जीवन से, क्योंकि आई एम नॉट कैपेबल, आई एम फेलिंग टू बियर दीज पेन्स। मैं इस समस्या, इस पेन को फील करने में, अब सहन करने में सक्षम नहीं हूँ, अब नहीं हो पा रहा मेरे से ना। तो ये सिचुएशन शायद आप लोगों ने देखा होगा, जरूर देखा होगा, क्योंकि ये जनरली आ ही जाता है आपके सराउंडिंग्स में। तो इस केस में ये जो इच्छा मृत्यु है, इसको बोला जाता है क्या? यूथनेसिया। अंग्रेजी हम लोग क्या बोलते हैं इसको? यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एज अ मैटर ऑफ मर्सी ना। इच्छा मृत्यु जो उसकी इच्छा से मिल रही है और दया भाव की वजह से दी जा रही है। तो ये यूथनेसिया दो तरह की होती है। पहली तो होती है एक्टिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया। और दूसरा है पैसिव यूथनेसिया। तो एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया में क्या डिफरेंस है, इसको हम समझाते हैं। एक्टिव यूथनेसिया होता है, सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अ मेडिकल एड, ही कैन नॉट लिव इवन ए सिंगल डे, जब हम उसका मेडिकल एड हटा लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो मेडिकल एड पे या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे या दवाओं पे पूरी तरह से निर्भर है, जैसा कि अरुणा शानबाग के केस में देखा आपने। अगर हम अरुणा शानबाग का जो मेडिकल एड है, जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी सांसें चल रही हैं, यदि हटा लेते हैं तो उसकी डेथ तुरंत हो जाएगी ना। तो जो ऐसा व्यक्ति है जो टोटली मेडिकल एड्स पे डिपेंडेंट है, यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु करना हो, हमको ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का दान देना हो, जीवन दान होता है ना, वैसे मृत्यु दान भी है। ऐसे व्यक्ति जो सफर कर रहे हैं उनको मृत्यु देना एक तरह से मृत्यु दान ही है। तो ऐसे व्यक्ति को यदि हमें मृत्यु दान देना है तो क्या हम करेंगे? तो उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव यूथनेसिया। पैसिव यूथनेसिया मतलब नॉट अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ किलिंग, बट इट इज अ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ किलिंग। हम उसको मार नहीं रहे हैं, हम बस उसकी जो मेडिकल एड्स हैं, जो दवाएं हैं, उनको हटा ले रहे हैं ना, मृत्यु अपने आप हो जाएगी। दूसरी चीज हमारी है एक्टिव यूथनेसिया, मतलब किलिंग अ पर्सन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग सम काइंड ऑफ मेडिकल एड। कोई मेडिकल चीज देके, दवा देके, इंजेक्शन देके उस व्यक्ति को मार देना, उसकी इच्छा से ही मार देना, क्या कहलाता है? एक्टिव यूथनेसिया। समझ गए आप लोग? एक्टिव यूथनेसिया मतलब कुछ करके मार देना, और पैसिव यूथनेसिया मतलब बिना कुछ किए ही मार देना। दोनों में ही मृत्यु हो रही है, और वो मृत्यु उसकी इच्छा से ही हो रही है ना। ठीक है, दोनों ये हो गया एक्टिव एंड पैसिव यूथनेसिया। तो जो हमारा पैसिव यूथनेसिया है, दिस वाज हेल्ड अलाउड इन द केस ऑफ अरुणा शानबाग, बट एक्टिव यूथनेसिया वाज नॉट अलाउड, इट वाज प्रोहिबिटेड। क्लियर है?
एक्टिव यूथनेसिया को हमने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्यों मना कर दिया? सोचिए आप लोग, वीडियो पॉज कर लीजिए और सोचिए, 5 मिनट सोच के फिर आगे देखिएगा। इसलिए मना किया हमने क्योंकि सपोज करिए कि कोई मेरा ऐसा पेरेंट है या ऐसा मेरा फैमिली मेंबर है जो अभी तो मेरा नियर एंड डियर वन है, लेकिन हो सकता है कि उसकी ऐसी एक्सीडेंट हो जाती है, उसके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, अब वो पीवीएस स्टेट में आ जाता है कि जैसा अरुणा रामचंद्र शानबाग में केस में हुआ था। अब उस स्टेट में आने के बाद मैंने उसकी सेवा शुरू की और एक लिमिट आने के बाद अब मैं थक गया ना, अब मैं चाहता हूं कि वो मर जाए, मुझे किसी तरह से मुक्ति मिले, मैं नहीं करना चाहता हूं सेवा। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोग, बहुत तरह के लोग होते हैं दुनिया में, आप लोग जान ही रहे हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने व्यक्ति से, किसी नियर एंड डियर वन से पीछा छुड़ाना चाहता है, या ऐसा है कि जैसे एल्डरली पीपल्स आर देयर इन आवर हाउसेस, हमारे घर में हमारे बूढ़े लोग होते हैं ना, तो सपोज करिए कि एक बुढ़ा व्यक्ति है, हमारे एक गार्जियन है, जिनको हम चाहते हैं कि इनकी क्या हो जाए, जो गार्जियंस हैं इनकी हम चाहते हैं कि इनकी वो हो जाए, डेथ हो जाए, और एक्चुअल में वो मर नहीं रहे हैं, बार बार हम चाह रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। तो यदि एक्टिव यूथनेसिया अलाउ कर दिया जाएगा तो हम कोई इंजेक्शन दे के मार डालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, दिस एक्टिव यूथनेसिया विल बी कन्वर्टेड इनटू मर्डर अप टू सम एक्सटेंट ना, ये मर्डर हो जाएगा, और मर्डर हम अलाउ कभी नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ क्राइम। तो एक्टिव यूथनेसिया इट इज जस्ट लाइक अ मर्डर ना, मर्डर ही तो है, और इसका कोई बाउंड्री लाइन नहीं हो सकता कि कौन से केस में हम किसी को एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, दवा देंगे, और किस केस में नहीं देंगे ना। तो इसलिए एक्टिव यूथनेसिया को हमने अलाउ नहीं किया है, हमने एक्सेप्ट नहीं किया। पैसिव यूथनेसिया हमने एक्सेप्ट किया है, बट विथ सम सर्टेन कंडीशन, सर्टेन गाइडलाइंस। वो गाइडलाइंस क्या है? एक्टिव यूथनेसिया तो हमने मना कर दिया, तो एक्टिव यूथनेसिया को हम रब कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, एक्टिव यूथनेसिया खत्म हो गया हमारे इंडिया से। अब आ गया पैसिव यूथनेसिया। पैसिव यूथनेसिया को हम कैसे कहेंगे कि इसको दे दिया जाना चाहिए? सपोज करिए, दूसरा एग्जांपल, अरुणा शानबाग के केस में, मान लीजिए अरुणा शानबाग के नाम ढेर सारी जमीनें होती और उनका पीवीएस स्टेट आया होता, और अभी उनको ऐसी स्टेज में आए हुए ही 1 साल हुआ या 6 महीना हुआ। अब घर वालों ने देख लिया, डॉक्टरों की रिपोर्ट देख ली, डॉक्टरों ने कहा कि अब इनका रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। घर वालों ने कहा ठीक है, हम पीवीएस पैसिव यूथनेसिया के तहत इनको मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मेडिकल एड पे पूरी तरह से जिंदा है ना। तो कुछ जल्दीबाजी नहीं हो रही है। तो ये जो जल्दीबाजी है, ये जल्दीबाजी ना हो या जनरलाइजेशन ना हो, हर कोई अपने घर वालों को ऐसे ही ना मारने लग जाए, दवाएं उनकी बंद करके, उनके मेडिकल एड्स बंद करके उनको हर कोई ना मारने लग जाए। इसलिए पैसिव यूथनेसिया पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये आप लोग समझिए। जैसे ये है पैसिव यूथनेसिया, तो हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, हमने नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ यू आर विलिंग टू किल समवन ऑफ योर नियर एंड डियर वंस बाय पैसिव यूथनेसिया, तो यू विल हैव टू अप्लाई बिफोर द हाई कोर्ट। सबसे पहले क्या करना होगा? एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट, पहला स्टेप। इसको हम बॉक्स बना बना के बताते हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? पहला हमने एप्लीकेशन कर दिया, फिर हाई कोर्ट क्या करेगा? अपॉइंट अ डॉक्टर्स टीम। हाई कोर्ट क्या करेगा? एक डॉक्टरों की टीम नियुक्त करेगा। उस डॉक्टरों की टीम में 3 व्यक्ति होंगे ना। हाई कोर्ट क्या करेगा? आपने हाई कोर्ट में अप्लाई कर दिया पैसिव यूथनेसिया के लिए, हाई कोर्ट ने एक डॉक्टरों की टीम अपॉइंट कर दी, उस टीम में 3 व्यक्ति होंगे, एक तो 3 डॉक्टर्स, कौन कौन? पहला तो वो जो आपका पर्सनल डॉक्टर है, पर्सनल डॉक्टर, और 2 एडिशनल, जिनको हाई कोर्ट नॉमिनेट करेगा।
एक व्यक्ति वो जो पर्सनल आपका डॉक्टर होगा, मतलब जिसके यहाँ आपकी इलाज किया जा रहा है, दूसरा 2 लोग जो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड होंगे। ये 3 लोग मिलके इस कमिटी में एक रिपोर्ट बनाएंगे। उस रिपोर्ट का रिव्यू किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, और इफ हाई कोर्ट कंसीडर्स, या ये डॉक्टरों की जो टीम है इसने अपना रिकमेंडेशन दिया है कि हाँ वो व्यक्ति अब जीने योग्य नहीं है या उसको रिकवरी उसकी पॉसिबल नहीं है, तो आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट ऑफ दिस कमिटी ऑफ द डॉक्टर्स, 3 डॉक्टर्स, तो अब हमारा हाई कोर्ट एक्सेप्टेंस दे देगा हमारे पैसिव यूथनेसिया को। मतलब अब हम पैसिव यूथनेसिया कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दे सकते हैं। कैसे? उसके मेडिकल एड्स को हटा के, जो भी दवाओं पे वो चल रहा है उनको हम हटा के अब उसको हम मृत्यु दान में दे सकते हैं, या उसकी इच्छा मृत्यु हम कर सकते हैं। ये हो गया हमारा केसेस रिगार्डिंग यूथनेसिया। अभी एक और केस है, अभी हम इसको बताते हैं। पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए ना। अरुणा रामचंद्र, सबसे पहले मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या कहा कि 309 ऑफ आईपीसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर पी रथीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या कहा कि वही 309 अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर ज्ञान कौर, इसमें क्या कहा कि 309 कॉन्स्टिट्यूशनल। फिर अरुणा रामचंद्र शानबाग में पैसिव यूथनेसिया आया। पैसिव यूथनेसिया को हमने एक्सेप्ट किया बट विथ सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या है कि 3 डॉक्टरों की टीम नियुक्त होगी, वो टीम एग्जामिन करेगी, एग्जामिनेशन के बाद उस रिपोर्ट के आधार पर हम उसकी मृत्यु कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट हो ही गया होगा। हम अगला केस लिखते हैं, इसी में कहीं लिखते हैं जिससे कि आप लास्ट में कंप्लीट एक स्क्रीनशॉट आपका हो जाए। यही लिख देते हैं। क्या है केस का नाम? कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये यहां लिख देते हैं। 4 हो गया। 5वां केस है वर्सेस कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021। इसमें कुछ चीजें कही गई। पहली चीज कहा गया कि राइट टू डाई, जैसे अभी हमने शुरुआत यहां से की थी ना, तो यहां से कहा क्या था ज्ञान कौर के केस में कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। हमारा आर्टिकल 21 में राइट टू डाई इंक्लूडेड नहीं है, बट इसमें क्या कहा कि यस राइट टू ठीक है। इसमें कहा कि राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ इंक्लूड्स राइट टू अ डिग्निफाइड डेथ ना। जो हमारा सम्मान पूर्वक जीवन है, जैसे ना कहा कि आप लोग सुनते होंगे समाज में कि जिए हैं शेर की तरह, मरेंगे भी शेर की तरह, गिड़गिड़ाएंगे नहीं। हम नहीं चाहते कि हम किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े। तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? जैसे आज हम हेल्दी हैं, हमें अपने ऊपर भरोसा है, तो आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन अर्न मनी, आई कैन लिव अ हैप्पी लाइफ, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन हम जान रहे हैं, सब जानता है कि हो सकता है कि एक ऐसी कंडीशन आ जाए मेरे जीवन में कि मैं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होऊंगा ना। ऐसा हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो यदि ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गया पूरी तरह से, तो क्या होगा? तो क्या मुझे ऐसा जीवन पसंद है? इट इज सब्जेक्टिव मैटर। सबके स्पेसिफिक, सब हर व्यक्ति के अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। किसी को पसंद हो सकता है कि ठीक है जिंदा तो रहेंगे, लेकिन किसी को हो सकता है कि नहीं पसंद है ना। पराधीन सपने हो सुख नहीं, आप लोग जानते ही होंगे। अपनी जो इंडिपेंडेंसी होती है, इसीलिए क्यों आजादी के लिए लोग जान दे दिए, इसीलिए ना, क्योंकि अपना सेल्फ डिपेंडेंट जो होता है दैट इज अ पर्सनल राइट ऑफ डिग्निटी ना। तो हो सकता है कि लोगों को ना पसंद हो। तो इसमें क्या कहा गया कि पहली चीज तो राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी इंक्लूड्स राइट टू डाई विथ डिग्निटी। हम जिंदगी सम्मान के साथ जिए हैं तो सम्मान के साथ मर भी सकते हैं ना। दूसरा चीज इसमें क्या कहा, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग विल वॉज इंट्रोड्यूस्ड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लिविंग विल।
ये हमारा कॉमन कॉज का 2 पॉइंट आप लोग नोट करेंगे ना, क्या? पहला तो राइट टू डाई विथ डिग्निटी, और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग विल वाज इवॉल्व्ड। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग विल? ये लिविंग विल क्या है? विल तो आप लोग जानते ही होंगे ना, वसीयत। तो लिविंग विल ये है कि जिंदा रहते ही वसीयत कर देना। किस चीज की वसीयत? इसको हम समझाने के लिए समझा रहे हैं, आप लोग समझिए कि किस चीज की वसीयत। सपोज करिए कि मैं ऐसी कंडीशन में आता हूं, मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो जाए या ना भी हो, फिर भी फॉर एक्सेप्शनल 1% केसेस ऐसा हो भी सकता है। तो फॉर दैट एक्सेप्शनल केस मैंने क्या किया, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया। हाँ, और उस डॉक्यूमेंट में अपना विल, हमने अपनी इच्छा जाहिर की कि इफ कंडीशन ऑफ दिस काइंड हैपेंस टू मी, तो आई विल बी चूजिंग टू डाई विथ डिग्निटी। ठीक, मतलब कि यदि मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं अपने जीवन को एकदम अक्षम पाता हूं, या मैं पीवीएस स्टेट में चला जाता हूं, लाइक अरुणा रामचंद्र शानबाग, तो मैं क्या करूंगा? तो ऐसी दशा में मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे घर वालों से या मेरे नियर एंड डियर वन से कि मेरे जीवन को खत्म कर देंगे, और इसका एक लिखित डॉक्यूमेंट हम बना के रख देते हैं, और दैट डॉक्यूमेंट कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ at the time of exercising that particular death of that person ना। जिस व्यक्ति ने लिविंग विल लिखा है, लिविंग विल का सीधा सीधा मतलब एक दस्तावेज जिसमें हमने अपने फ्यूचर डेथ के बारे में लिखा है कि यदि मेरे साथ ऐसा कोई भयानक दृश्य होगा कि मैं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊं, पीवीएस स्टेट में चला जाऊं, तो मुझे मार देना। ये होता है लिविंग विल। तो लिविंग विल इस केस में एक्सेप्ट किया गया ना। अब हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या है कि यस, वी आर हैविंग द राइट टू डाई विथ डिग्निटी, एज वेल एज वी कैन वी कैन साइन अ डॉक्यूमेंट, दैट इज डॉक्यूमेंट इज नोन एज लिविंग विल। मतलब हम अपने जिंदा रहते एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसको लिविंग विल कह सकते हैं, और यदि मुझे ऐसी कोई स्थिति आएगी जो पीवीएस स्टेट में भेज देती है, या हम नहीं जिंदा रहना मतलब सक्षम नहीं है, तो हमको लिविंग विल के थ्रू मार दिया जाएगा। दूसरी चीज, और यदि हम अपने इच्छा से, स्वेच्छा से मरना चाहते हैं तो मर सकते हैं। ये हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है। और अभी हमारा जो बीएनएस आया है, ये बीएनएस में हमारा 309 को हटा ही दिया ना, कि अब अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट अ ऑफेंस एट ऑल। एक जगह पे ऑफेंस है कि आप जैसे सुसाइड करने के लिए, आप सुसाइड किसी पब्लिक ऑफिसर को उसकी ड्यूटी से रिस्ट्रेन करने के लिए, धमकाने के लिए अगर सुसाइड करते हैं तो दैट इज पनिशेबल, बट नॉर्मली अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट पनिशेबल। दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप लोग प्लीज कमेंट किया करिए एक्चुअली वीडियोस के नीचे कि आपको क्या समझ में आ रहा और क्या नहीं समझ में आ रहा, व्हाट इज प्रॉब्लम। तो और क्या स्पेसिफिक कौन से सब्जेक्ट्स का लेक्चर आपको चाहिए, उस लेक्चर्स के भी बारे में आप लोग बताइएगा, तो मैं उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे आपका ओपिनियन भी जानना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर टुडे।